क्या नीतीश कुमार कमजोर हो गए हैं? जॉर्ज फर्नांडिस तक को अपनी शर्तों पर चलाने वाले नीतीश कुमार अब कमजोर नजर आ रहे हैं। एनडीए में बगावत के सुर तेज हो रहे हैं और नीतीश कुमार 16 सालों से लगातार मुख्यमंत्री बने रहने के बाद अब कमजोर नजर आ रहे हैं। बिहार के सबसे ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले नीतीश कुमार किसी नेता से कमजोर नहीं हैं। उनकी राजनीतिक, कूटनीतिक और साथ ही साथ सत्ता को संभालने के लिए जो भी आवश्यक चीजें हैं उनको साध के रखने की कला अद्भुत है। लेकिन कुछ ऐसा हो रहा है कि लग रहा है वो कमजोर हो रहे हैं। नीतीश कुमार जो एक वक्त पर नरेंद्र मोदी के बराबर की प्रसिद्धि रखा करते थे, ऐसा माना जा रहा था, लेकिन गुजरते वक्त के साथ बहुत कुछ गुजर गया और आज नीतीश कुमार सबसे अलग थलग केवल एक काम कर पा रहे हैं, अपने फैसले ले पा रहे हैं और अपनी सरकार चला पा रहे हैं। सरकार में ही बैठे लोग उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, उनके खिलाफ स्टैंड ले रहे हैं, उस पर भी नीतीश कुमार कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं या उसे नोटिस नहीं कर रहे हैं। नीतीश कुमार आमतौर पर अपनी अड़ियल छवि के लिए जाने जाते हैं। शराबबंदी 6 सालों से जमीन पर एक फ्लॉप फैसला रही है, लेकिन उसका कागजी उद्देश्य सही है और नीतीश कुमार उसी कागज पर अड़े हुए 6 साल से टिके हुए हैं और अभी तक एक बार भी अंदेशा नहीं होने दिया कि शराबबंदी का फैसला पीछे ले लिया जाएगा। जबकि हमने देश में ऐसे नेताओं को देखा है जिनकी छवि तो अड़ियल है, जिनकी छवि तो स्ट्रांग है, लेकिन उन्होंने अपने फैसले वापस लिए हैं। और सिर्फ सरकार के तौर पर फैसले लेने में ही नहीं नीतीश कुमार मजबूत रहे हैं, बल्कि जनता दल यूनाइटेड के गठन के बाद जॉर्ज फर्नांडिस और शरद पवार जैसे नेताओं को नीतीश कुमार की तमाम शर्तें माननी पड़ी हैं। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि नीतीश कुमार कमजोर हो रहे हैं और उनके खिलाफ बगावत के सुर मजबूत हो रहे हैं? आज जनता जंक्शन शो में इसी पर बात करेंगे। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है और ये जनता जंक्शन शो है। शुरू से अगर शुरू करें तो कहानी की शुरुआत संभवतः साल 2020 के विधानसभा चुनाव से होती है, जिसमें नीतीश कुमार की पार्टी, जो एक वक्त पर बिहार की नंबर 1 पार्टी रहा करती थी, वो खिसक करके तीसरे नंबर पर आ गई थी। एनडीए में एक वक्त पर नंबर 1 पार्टी अब 2 नंबर की पार्टी रह गई थी और भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 थी, लेकिन उसने मुख्यमंत्री नहीं बनाया। लेकिन उनके पास संख्या बल ज्यादा था, सो साफ था कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो बने, लेकिन उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी का दबाव काम करेगा और अब उसका असर देखने को मिल रहा है। नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड 45 सीटों पर सिमट गई और भारतीय जनता पार्टी 74 सीटों के साथ बिहार की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी। शुरुआत में तो कई राजनीतिक पंडितों ने मुख्यमंत्री पद तक के लिए कुछ नाम सुझाए थे, लेकिन वो सब दावे हवाई निकले। नीतीश कुमार ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री बने। लेकिन अब कहानी दूसरी थी, जहां भारतीय जनता पार्टी संगठन को लीड कर रही थी और 3 छुटभैया दलों के साथ मिलकर के नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड सरकार को लीड कर रही थी। और उसके बाद यह तय हो गया था कि अब सत्ता का जो संघर्ष होगा वो 2 दिशाओं में होगा। एक होगा संगठन को लीड करने वाले लोग लीड करेंगे और दूसरा होगा सरकार को लीड करने वाले लोगों का। और उसके बाद ये भी कयास लगाए गए कि नीतीश कुमार रिमोट कंट्रोल मुख्यमंत्री बनेंगे। हालांकि अभी तक ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है कि नीतीश कुमार रिमोट कंट्रोल मुख्यमंत्री हो। अपने फैसले वो अपनी कैपेसिटी में ले रहे हैं, लेकिन एक चीज है, फैसले का समर्थन सदन में गठबंधन धर्म का पालन करते हुए सभी नेता करते हैं, लेकिन बाहर जाते ही ये नीतीश कुमार के खिलाफ और उनके फैसलों के खिलाफ बयान देने लगते हैं। कुछ विधायकों और मंत्रियों के इस्तीफे की खबरें भी आई हैं। कुछ महीनों पहले की ही बात है, जब जेडीयू कोटे से मंत्री मदन सहनी ने सरकार पर आरोप लगाते हुए मीडिया के सामने इस्तीफा देने की पेशकश कर दी। बड़े बवाल के बाद और नीतीश कुमार के मान मनौवल के बाद वो कहीं जाकर के राजी हुए थे। ये एक उदाहरण था, बानगी थी। इसके अलावा तमाम ऐसी धमकियां नीतीश कुमार को मिलती रहती हैं और हर तीसरा नेता तरेर कर नीतीश कुमार को देखने की हिमाकत कर रहा है। ये एक एस्पेक्ट था। अब थोड़ा सा देखते हैं कि एनडीए में क्या हो रहा है और एनडीए में कौन क्या कर रहा है। सबसे पहले नजर डालते हैं फिलहाल में चर्चा में जीतन राम मांझी के ऊपर, जो हम पार्टी के अध्यक्ष हैं। यह एक ऐसे नेता हैं जो नीतीश कुमार पर तो हमलावर रहते ही हैं, साथ ही साथ में भारतीय जनता पार्टी को भी लपेटे में लेने से नहीं चूकते हैं। एक तरफ शराबबंदी का खुलकर विरोध करते हैं, दूसरी तरफ अपने इलाके के विकास के लिए 1000 करोड़ की मांग कर देते हैं, जो कि किसी भी तरीके से बहुत ज्यादा होता है एक विधानसभा के लिए। इसके साथ साथ वो धमकी भी देते हैं नीतीश कुमार को कि हम गठबंधन में हैं, आपकी पार्टी में नहीं, आपको हमारी मांगे माननी ही होंगी। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी अलग अलग तरीके से निशाना लगाते रहते हैं।
विशेष राज्य के दर्जे पर इन्होंने एनडीए के दूसरे घटक दल भारतीय जनता पार्टी पर भी हमला बोला था और इनका प्रेम समय समय पर तेजस्वी यादव के लिए भी सामने आता रहता है। हाल ही में जब नीतीश कुमार समाज सुधार यात्रा कर रहे हैं तो उसको लेकर के तेजस्वी यादव का भी अपना है कि वो बेरोजगारों की कुछ यात्रा करने का प्लान कर रहे हैं, तो उसको लेकर के सबसे पहले नीतीश कुमार को लेकर के जीतन राम मांझी का बयान आया कि नीतीश जी जमीन पर जाएंगे तो उन्हें जमीनी असलियत का पता चल जाएगा। और तेजस्वी यादव पर यह कहते हैं कि वो विपक्ष की भूमिका गंभीरता के साथ निभा रहे हैं। ये सरकार की धमकी देने वाले, सरकार गिराने की धमकी देने वाले घटक दलों के नेता हैं। और इसके अलावा कई लोगों का यह भी मानना है कि जीतन राम मांझी जो पिछले 1 सालों से लगातार मुखर होकर के नीतीश कुमार के खिलाफ बोल रहे हैं, वो सिर्फ एक मौका तलाश कर रहे हैं कि कब नीतीश कुमार इनके खिलाफ एक बयान दे दें, इन पर कुछ बोल दें और वो चट से पार्टी से निकल जाएं और उसके बाद सरकार गिर जाएगी। दूसरे हैं वीआईपी के नेता मुकेश सहनी। इनके पास फिलहाल 3 विधायक हैं और वो निर्णायक विधायक है। मुकेश सहनी सरकार पर लगातार अफसरशाही का आरोप लगाते हैं, मल्लाहों के हित के लिए आरक्षण की बात करते हैं, जिस पर नीतीश कुमार सरकार का स्टैंड दूसरा है और अंदर ही अंदर ये भी अपनी ताकत का एहसास नीतीश कुमार को पिछले कुछ सालों से करवाते आ रहे हैं। तीसरी है भारतीय जनता पार्टी। नीतीश कुमार की पार्टी से भी ज्यादा मजबूत पार्टी, उनसे भी ज्यादा कहीं प्रसिद्धि और समर्थन रखने वाली पार्टी। इनके 2 नेता अभी हम बात करेंगे उनके बारे में। एक है संजय जायसवाल जो कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और दूसरी है रेणु देवी जो कि डिप्टी सीएम हैं। दोनों ही नेता नीतीश कुमार के खिलाफ बाकायदा बोलते रहते हैं। एक तरफ संजय जायसवाल लगातार लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाते रहते हैं। चूंकि गृह मंत्रालय नीतीश कुमार के ऊपर है तो कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से निशाना उनके ही ऊपर होता है और बिहार पुलिस पर माफिया के कब्जे का आरोप भी लगाते हैं। और रेणु देवी सरकार से जो विशेष राज्य का दर्जा है उसके मांग की आवश्यकता ही नहीं होने की बात कहती हैं, जबकि वो बिहार की उप मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के कई नेता हैं जो समय समय पर नीतीश कुमार और उनकी सरकार को आंख दिखाते आ रहे हैं। जातीय जनगणना पर पहले ही ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी के आला कमान का अलग स्टैंड है और बिहार में वो लोग समर्थन में हैं, लेकिन इस चीज को लेकर के कतई एक नहीं है। और जबकि नीतीश कुमार इस मामले को लेकर के तेजस्वी यादव के साथ मुलाकात करते हैं और उन दोनों का स्टैंड मैच करता हुआ नजर आता है। और आखिरी में इसी कड़ी में चलते हैं जनता दल यूनाइटेड पर। अपनी ही पार्टी के खिलाफ बोलने की हैसियत बहुत कम विधायक जुटा पाते हैं। मधेपुरा से सांसद दिनेश चंद्र यादव ने सलाह जरूर दी है सरकार को और पार्टी को कि जिस तरह से भाजपा के नेता जनता दल यूनाइटेड और नीतीश सरकार के फैसले के खिलाफ खड़े नजर आते हैं, इस हालत में हमें उनके साथ गठबंधन तोड़ देना चाहिए। इसके अलावा भी कई नेता पूर्व में जनता दल यूनाइटेड से बगावत करके अलग अलग पार्टियों में जा चुके हैं। हम कई नामों से वाकिफ हैं जो समय समय पर नीतीश कुमार को धमकी देते रहते हैं, नीतीश कुमार की पार्टी छोड़ने की धमकी देते हैं। कई बार कई नेता अपने में ही उनको वाजिब सम्मान नहीं मिलना, अफसरशाही समेत तमाम आरोप लगाते रहते हैं। इसके अलावा नीतीश कुमार के ऊपर अफसरों के हावी होने का भी आरोप लगता है, अफसरशाही का आरोप लगता है। हमने कई बार देखा है जब नीतीश कुमार के खिलाफ उनके ही विधायक अफसरशाही का आरोप लगा देते हैं। नीतीश सरकार के कैबिनेट मंत्री मदन सहनी ने अपने मन मुताबिक ट्रांसफर और पोस्टिंग ना होने पर बिहार में अफसरशाही हावी होने का आरोप लगाते हुए बीते दिनों जिस तरह से मीडिया में अपने इस्तीफे की पेशकश की थी, दरअसल वो नीतीश कुमार के खिलाफ खुली बगावत मानी जा रही थी। जीवेश मिश्रा को हमने हाल में ही देखा था कि किस तरह से वो सरकार पर अफसरशाही को लेकर के बिफरे थे और उसके बाद एक बाकायदा नौटंकी चली थी। ये तमाम वो चीजें हैं, ये तमाम वो एस्पेक्ट हैं जिन पर हमने बात करने की कोशिश की कि किस तरह से जब से 2020 में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं और जब से उनकी पार्टी कमजोर हुई, उनके पास संख्या बल कमजोर हुआ है, तब से उनके ऊपर अपनी ही पार्टी के कुछ लोग हावी हो रहे हैं और गठबंधन के लोग सरासर उनके सारे फैसलों के खिलाफ खड़े होते हुए नजर आते हैं। नीतीश कुमार का सबसे महत्वाकांक्षी फैसला है शराबबंदी। इसके खिलाफ अधिकतर पार्टियों के नेता बयान दे चुके हैं और नीतीश कुमार के साथ इस पर खड़े हुए नजर नहीं आते हैं। हालांकि ये नहीं कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की सरकार गिरेगी, लेकिन ये चीज जरूर होगी कि नीतीश कुमार का जो सरकार के तौर पर फैसला लेने का स्टैंड है, जो फैसला लेने की मजबूत स्टैंड है, उसमें जरूर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमजोरी नजर आएगी। आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी कि क्या होता है इन तमाम चीजों को लेकर के और इन तमाम घटनाक्रमों को देखते हुए क्या होता है। आपकी क्या राय है इसको लेकर के, वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। आज की बड़ी खबर में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं
इन शॉर्ट की तरफ। पहली खबर कोरोना से जुड़ी हुई है। लोकसभा सांसद दानिश अली कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। उन्होंने मंगलवार को एक ट्वीट में इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि टीके की दोनों खुराकें लगवाने के बाद भी मैं कोरोना पॉजिटिव पाया गया हूं। कल यानी सोमवार को मैंने संसद की कार्यवाही में भाग भी लिया था। मैं उन सभी लोगों से अनुरोध करता हूं जो मेरे संपर्क में आए थे वो अपनी जांच करवाएं और आइसोलेशन में चले जाएं। इसके अलावा एक खबर ड्रग्स स्मगलिंग से जुड़ी हुई। इंदौर में बेबी डायपर में ड्रग्स की स्मगलिंग के आरोप में एक एयर होस्टेस मानसी को गिरफ्तार किया गया है। उसने बताया कि 4 साल में 2.5 करोड़ के मूल्य का उसने ड्रग सप्लाई किया है। एयर होस्टेस मानसी सिंह को गिरफ्तार किया गया था कुछ दिनों पहले। वो 1 साल की बेटी के डायपर में ड्रग सप्लाई करते हुए पकड़ी गई थी। 13 महीने पहले जब ड्रग रैकेट के सरगना को पुलिस ने गिरफ्तार किया था जिसका नाम सागर जैन था, उसके बावजूद अभी तक उस रैकेट से जुड़े हुए लोग ड्रग सप्लाई कर रहे हैं और स्मगलिंग और सप्लाई बंद नहीं हो सकी है। ड्रग्स रैकेट से जुड़े हुए नए नाम भी सामने आए हैं जिनका अभी खुलासा पुलिस ने नहीं किया है। अब तक कहा जा रहा है कि इस रैकेट के 8 लोगों के नाम पुलिस को मिल चुके हैं। इसके अलावा एक खबर बंगाल से जुड़ी हुई। कोलकाता नगर निगम चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को बड़ी जीत मिली है। 144 वार्डों में से 132 पर टीएमसी या तो जीत चुकी है या अभी जब ये कार्यक्रम शूट हो रहा है तब वो आगे चल रही है। वहीं विधानसभा चुनाव में प्रमुख विपक्षी पार्टी बनकर उभरी भाजपा, जिसको कि कहा गया कि अब बंगाल में उसका मजबूत हो रहा है जनाधार, वो तीसरे नंबर पर खिसक गई है। अब तक के रुझानों में केवल 3 वार्ड पे उसे बढ़त मिली है और 4 सीटों पर बढ़त के साथ लेफ्ट दूसरे नंबर पे चल रहा है, जिसका मतलब है टीएमसी ने सभी पार्टियों का एक बार फिर से सूपड़ा साफ कर दिया है। इसके अलावा एक खबर संसद के शीतकालीन सत्र से। संसद के शीतकालीन सत्र को समाप्त होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में केंद्र की मोदी सरकार बचे हुए सारे विधेयकों को जल्द से जल्द पास करवाना चाहती है। इसी क्रम में आज केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने लोकसभा में बाल विवाह निषेध का संशोधन अधिनियम जो विधेयक है 2021 का उसे पेश किया। इस विधेयक में लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने का प्रावधान है। इसके अलावा आज राहुल गांधी के साथ विपक्ष के कई नेताओं ने संसद से लेकर के विजय चौक तक मार्च निकाला। और यहां एक गौर करने वाली बात है कि बैंकों के निजीकरण को लेकर के अभी भी सरकार का क्या स्टैंड है। चूंकि सरकार ने इशारा किया था कि सरकार 2 सरकारी क्षेत्र के बैंकों को अब प्राइवेट करने जा रही है, उसको लेकर के अभी तक कोई बात नहीं हुई है और संसद के सत्र को खत्म होने में 1 से 2 दिन का ही समय बचा हुआ है। आज के इन शॉर्ट्स में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं आज के कानून की तरफ। आज के कानून में हम केरल हाईकोर्ट के एक फैसले की बात करेंगे। केरल हाईकोर्ट ने कोविड-19 टीकाकरण के बाद नागरिकों को जारी किए गए टीकाकरण प्रमाण पत्र पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर की मौजूदगी के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। मंगलवार को दिए गए फैसले में कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जस्टिस पीवी कुन्हीकृष्णन ने अपने फैसले में कहा कि मेरी राय में यह परोक्ष उद्देश्य से दायर की गई तुच्छ याचिका है और मुझे पूरा संदेह है कि यह याचिकाकर्ता एक राजनीतिक एजेंडा को लेकर के कर रहा है। मेरा मानना है कि यह प्रचार के लिए दायर किया गया मुकदमा है, इसलिए यह एक उपयुक्त मामला है कि इसे भारी जुर्माने के साथ खारिज किया जाए। मामले में याचिकाकर्ता और वरिष्ठ नागरिक एक आरटीआई कार्यकर्ता हैं। उन्हें एक निजी अस्पताल से पैसे देकर के कोविड-19 का टीका लेना पड़ा था। उन्हें दिए गए टीकाकरण प्रमाण पत्र पर प्रधानमंत्री की तस्वीर मौजूद थी। उल्लेखनीय है कि भारत में कोविड-19 टीकाकरण के बाद जारी किए जा रहे प्रमाण पत्र पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर चस्पा रहती है। प्रमाण पत्र पर प्रधानमंत्री की तस्वीर से व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने कोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया। याचिकाकर्ता की मांग थी कि यह घोषणा की जाए कि याचिकाकर्ता के कोविड-19 टीकाकरण प्रमाण पत्र पर प्रधानमंत्री की तस्वीर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, इसलिए इस चीज को रद्द किया जाए। इस पर कोर्ट ने टिप्पणी तल्ख करते हुए कहा कि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, किसी अन्य देश के नहीं। वो जनादेश के जरिए सत्ता में आए हैं केवल इसलिए कि आपके उनसे राजनीतिक मतभेद हैं। आप इसे चुनौती नहीं दे सकते हैं। आपको हमारे प्रधानमंत्री पर शर्म क्यों आती है? ऐसा नहीं है कि देश के 100 करोड़ नागरिकों को कोई दिक्कत है, फिर आपको क्यों है? सभी के अपने अपने राजनीतिक विचार होते हैं, फिर भी वो हमारे प्रधानमंत्री हैं। आप कोर्ट का समय बर्बाद कर रहे हैं, इसलिए आपकी याचिका खारिज की जाती है और 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया जाता है। आपको बता दें, जब भी कोई भी सरकार इस तरीके का फैसला लेती है और जो लंबे समय के लिए जनहित में होते हैं, तो उन पर कोई ना हर सरकार अपने अपने कुछ न कुछ मार्क्स छोड़ती है, कुछ न कुछ निशान छोड़ती है, जो कि कहीं ना कहीं राजनीतिक फायदे के लिए होते हैं। लेकिन उसका यह मतलब नहीं होता है कि उस चीज के खिलाफ खड़े होकर के उस पूरे फैसले को ही पलटवाने की कोशिश की जाए। आज के कानून के हिस्से में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं कार्यक्रम के आखिरी हिस्से की तरफ, जो है नसीहत। मिर्जा गालिब कहते हैं, न था कुछ तो खुदा था, न कुछ होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता।
ये बहुत सोचने वाली बात है और हमें सोचना चाहिए। या हम छोटा बड़ा कोई भी काम कर लेते हैं लेकिन हमारे दिमाग में वो चीज हावी होती चली जाती है और हमें लगता है कि हमने किया है, लेकिन प्रकृति जो कहती है आप कारक मात्र हैं, कार्य करने वाली पूरी नियंता है प्रकृति है। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। ये जनता जंक्शन शो था। कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट में आप हमें बता सकते हैं और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। शुक्रिया।